डेमो सेकंड डेमो क्लास आज हम लेंगे। ठीक है, पिछली डेमो क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें अपन ने रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना की परिभाषा का देख ली थी। और उसके अलावा अपन ने रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना की इम्पोर्टेंस, इस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अपन ने बात की थी कि ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मॉडर्न में फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है, वैसे ही अपने आयुर्वेद में रसशास्त्र, वैशज्य कल्पना और द्रव्य गुण सब्जेक्ट है। ठीक है, जो अपने फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो वो योग होते हैं, जो अपने जैसे डॉक्टर्स आयुर्वेद के जो लिखते हैं योग अलग अलग, उनका जो है ना कंप्लीट वर्णन है, वो सब रसशास्त्र वैशज्य कल्पना के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। चाहे वो रसौषधियों के योग हों, चाहे वो काष्ठौषधियों के योग हों। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। रसौषधियों का, रस चिकित्सक का और नॉर्मल औषधियों का जो महत्व है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा सलेबस को एक बार ब्रीफ में अपन ने देख लिया था कि रसशास्त्र का सलेबस में क्या क्या है और कितने कितने नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपन ने पिछली बार बात कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा वैशज्य कल्पना में अलग अलग कल्पनाएं हैं, उनके बारे में मैंने बात करी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मैंने आपको बताया था कि आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, वो सारे तरीके मैंने आपको पिछली डेमो क्लास में बता दिए थे। आज की डेमो क्लास का अपना मेन टॉपिक है परिभाषा, प्रकरण एवं द्रव्य वर्ग। ये रसशास्त्र का एक टॉपिक है, सेकंड और थर्ड नंबर का जो है पॉइंट हैं आपके सिलेबस के, जिसमें सेकंड नंबर के पॉइंट है परिभाषा, प्रकरण, और थर्ड नंबर का पॉइंट है द्रव्य वर्ग। तो ये दो पॉइंट आज मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, और थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट, अगर कोई ज्वाइन होना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे। तो परिभाषा प्रकरण में ऐसा सीन है कि अपन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट, जैसे फंडामेंटल जो टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज आती है रसशास्त्र में, उनके बारे में। जैसे कि अपन बुझाना करना, ये सब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको अपन रसशास्त्र की लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ें परिभाषा प्रकरण में आ जाती है। भावना, ढालन, ठीक है, और उसके अलावा मर्दन, फिर ये सब चीज़ें जो हैं अपन किस में पढ़ेंगे, परिभाषा प्रकरण में। द्रव्य वर्ग, वैसे तो डीजी में मिश्रगण वगैरह आप पढ़ोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। फिर भी कुछ इसमें जैसे रक्त वर्ग हो गया है, ठीक है, क्षाराष्टक हो गया है, ये आप यहीं पे पढ़ोगे, तो उनके बारे में भी डिटेल में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछली डेमो क्लास नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देखें। और कुछ नहीं तो आपको पढ़ने का तरीका ज़रूर उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपको पढ़नी कैसे है सब्जेक्ट। क्योंकि रटने की ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सब चीज़ें प्रैक्टिकली करवाना तो पॉसिबल नहीं होता। सारे योग आप हैं, जैसे रसौषधि के योग है, कूपी पक्कू कल्पना है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो हर कॉलेज जो है वो करा नहीं पाता है। तो ऐसे में वो फिर आपके रटने के काम की हो जाती है कि आपको रटनी पड़ती है कि हाँ भाई ये पहले ये किया, फिर उसके बाद ये किया, ऐसे ऐसे। तो इसलिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप क्या है कि भूलो भी ना, तो रिकॉल करते रहो उसको जाके, ताकि याद रहे आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ना। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं परिभाषा प्रकरण के बारे में। ठीक है, परिभाषा प्रकरण में अपन जो फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ आती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले है आवाप। आवाप क्या है? किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातुओं को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव का प्रक्षेप डालने को आवाप कहते हैं। यानी इसमें किसी वंग आदि धातु जो भी है, पिघलने वाली धातु, उनको लिया, उनको ताप दिया, उनको पिघलाया, फिर उनके अंदर अन्य द्रव्यों का प्रक्षेप डाला। प्रक्षेप डालना मतलब ऊपर से डाल दिए। जैसे अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें ऊपर से छौंकन डाल देते हैं, या फिर ऊपर से जो अपन टॉपिंग वगैरह करते हैं ना, जो उसी तरह से अन्य द्रव्यों का प्रक्षेप डालना। जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं, च्यवनप्राश में 39 कंटेंट्स हैं। पहले कुछ क्वाथ द्रव्य होते हैं जिनको क्वाथ बनाते हो, बाद में प्रक्षेप के रूप में ऊपर से अन्य द्रव्य डालते हैं, जैसे कि चतुर्जात वगैरह डालते हैं। तो वो उससे याद रख सकते हो आप कि किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातु में जो है अपन पिघलाकर उसको, उसमें प्रक्षेप द्रव्य, अन्य द्रव्यों का प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, तो उसे आवाप कहते हैं। इसके पर्याय क्या हैं? देखो, आप पीडीएफ पे कोई भी निशान वगैरह मत लगाओ, ठीक है। प्रतिवाप और आच्छादन, ये इसके
पर्याय होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अपन आते हैं निर्वाप पे। निर्वाप में अपन क्या देखेंगे, निर्वाप मतलब हीटिंग एंड क्विंचिंग, कि किसी भी धातु, उपधातु, खनिज को तीव्र अग्नि में तपाकर उसे जल, स्वरस, क्वाथ, दूध, तेल, गोमूत्र आदि में बुझाने की क्रिया को निर्वाप मतलब बुझाना। ठीक है, पहले उसको गर्म करके फिर उसको बुझाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अभ्रक शोधन। अभ्रक शोधन में क्या करते हैं, अभ्रक के जो पत्र होते हैं उनको पहले रक्त तप्त करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको त्रिफला के क्वाथ में बुझाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाप। फिर आता है ढालन। ढालन मतलब मेल्टिंग एंड क्विंचिंग, कि किसी भी धातु जैसे सोना, चांदी, ताम्र आदि को तीव्र अग्नि में पिघलाकर उसे किसी द्रव जैसे जल, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, तेल, गोमूत्र, घृत आदि में ढाल देने की क्रिया को ढालन कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले धातु को लिक्विड किया, फिर उस लिक्विड को अन्य किसी स्वरस आदि जो द्रव है उसमें डाल देते हैं, तो उसको ढालन कहते हैं। फिर भावना। भावना आप सामने जानते ही हैं, जो कॉलेज इस वक्त ज्वाइन कर रखा है, जो जाते हैं रेगुलर क्लास, उनको कई बार भावना दिलवाई भी होंगी, कि जैसे कुमारी स्वरस की भावना देते हैं या फिर त्रिफला की भावना देते हैं, ये सब चीज़ें। तो भावना में क्या आ गया कि धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को द्रव पदार्थ जैसे जल, स्वरस, क्वाथ, फांट, दुग्ध, तेल, घृत आदि से पूरित कर खलु में मर्दन कर सुखाने की क्रिया को भावना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे, कि जो भी कोई भी धातु वगैरह है उसका क्या है, सूक्ष्म चूर्ण बना दिया। जैसे आमल की रसायन में एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ एक बार, तो आमल की रसायन में क्या करते हैं, सबसे पहले आंवला लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका चूर्ण बना देते हैं। ठीक है, फिर इस चूर्ण को खल में डालते हैं और ऊपर से आमल की स्वरस डालते हैं। ठीक है, फिर इनको आपस में घोटते रहते हैं, मर्दन करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद उसको धूप में सुखा देते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है पूरी, ये भावना कहलाती है। ठीक है, लेविगेशन। फिर आती है जारना। जारना क्या है, विड़ और यंत्रादि के सहयोग से पारद में दिया गया द्रुत लोहादि एवं द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए, उसे जारना कहते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है, पारद में स्वर्ण आदि धातुओं को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया को जारना कहते हैं। जीर्ण किए हुए द्रव्यों को छानने, पातन करने, गलाने आदि किसी भी क्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जारना मतलब जरण करना, उसको पचा लेना। अब पचा लेना से अपन क्या कह सकते हैं, जैसे पारद है, उसमें आपने सोना डाल दिया, अब वो क्या करता है कि सोने को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसमें ख़ास बात यह है कि सोना डालने से पहले जो पारद का वेट था और सोना डालने के बाद जो पारद का वेट था, दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जारना कि पारद उसको पचा जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात है, चलो पचा लिया, गायब कर दिया। अब क्या होता है, अपन कोई सी भी प्रक्रिया कर ले, चाहे उसको छाने पारद को, चाहे उसका पातन करें। पातन मतलब वो उबालना, उर्दू पातन, अदय पातन, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा चाहे उसको गलाएं, पारद को और ज़्यादा लिक्विफाई करें, तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा भी क्या है, सोने को उस पारद से अलग नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल के लिए बताया, सोना तो बाकी और भी धातुएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जानना समझ में आ गई होगी कि पारद में कोई सा भी धातु या कोई सा भी द्रव्य डालते हैं तो पारद उसको पचा जाता है, तो पारद की शक्ति को जारना कहते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें मूर्छन। मूर्छन क्या होता है, जब पारद अपनी गुरुता व चंचलता को त्याग कर कज्जली जैसा हो जाए, कज्जली जैसा काला हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा इसकी ओर चलती है, पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति का आधान करना ही मूर्छना कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक अपने बेसिक कुछ डेफिनेशन आ गई। अब आगे का अपन पढ़ते हैं शोधन, प्योरिफिकेशन। शोधन के लिए एक श्लोक आता है रसतरंगिणी में, उद्दिष्टैरोषधैः सार्धं क्रियते पेषणादिकं मल विच्छित्तये यत्तु शोधनम तदहि उच्यते। मतलब किसी भी धातु आदि का ना अपन शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं ना, उसी को शोधन बोलते हैं। अब कैसे करते हैं, उसमें से मल निकालते हैं। मल क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्सटर्नल मल हो सकता है किसी द्रव्य में, या फिर इंटरनली कोई भी जो है पॉइजनस एलिमेंट है उसमें, उसको दूर करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, शोधन के अंतर्गत आती है। तो किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर, जो निर्दिष्ट की गई औषधियाँ उनके साथ मिलाकर मर्दन, स्वेदन, प्रक्षालन, निर्वाप, ढालन आदि क्रियाओं को करने को
शोधन कहते हैं। शोधन केवल दोषों का हल नहीं करता बल्कि अग्रिम प्रोसेस के लिए द्रव्य को तैयार करता है, गुणों की अभिवृद्धि तथा विषाक्तता की न्यूनता करता है, द्रव्य को औषध योग्य बनाता है। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। शोधन सबसे पहले अपन ने मलों को उसके दूर किया। इसमें ऐसा है कि सिर्फ मल दूर नहीं होते हैं, उसके अलावा जो आगे की प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस से कैसा मतलब है यहाँ पे, जैसे लोह आदि धातु है उसके अपन को भस्म बनानी है। ठीक है, तो भस्म बनाने से पहले भी उसको भस्म बनाने योग्य करना होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, शोधन प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अग्रिम प्रोसेस के लिए अपन द्रव्य को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें गुणों की अभिवृद्धि करने के लिए और विषाक्तता की कमी करने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए भी अपन शोधन क्रिया करते हैं। शोधन दो प्रकार का हो सकता है, या तो बाह्य अभ्यंतर या सामान्य विशेष। सामान्य शोधन जैसे होता है ना, अपन धातुओं का एक सामान्य शोधन होता है और एक विशेष शोधन होता है। जैसे सामान्य शोधन में तो क्या होता है कि सभी धातुओं पर वो अप्लाई होता है, एक स्पेशल एक वर्ग विशेष में वो अप्लाई हो जाता है। और जो विशेष शोधन है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक द्रव्य पे होता है, जैसे सोने का एक विशेष शोधन है वो सोने पे ही लगेगा। ठीक है, तो वो ऐसे है, वो बात है यहाँ पे सामान्य और विशेष की। बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य मतलब जैसे कि बाहर मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह लग गए तो उनको अलग करना, तो वो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना बाह्य शोधन कहलाता है। और रिमूवल ऑफ इंटरनल दोषाज और इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड आभ्यंतर शोधन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद शोधन के बाद मारण प्रक्रिया। मारण या भस्मीकरण मतलब इसमें अपन भस्म निर्माण कर रहे हैं धातुओं की या फिर महारस उपरस आदि की, सभी की जो है भस्म तैयार करें। तो भस्म कैसे तैयार करते हैं, शोधितान लोह धात्वादिम विमर्द्य स्वरसादिभिः अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। यहाँ पे क्या है, मेटल्स एंड मिनरल्स सपोज्ड फॉर मारन बाय सब्जेक्टिंग दीज टू ग्राइंडिंग विद वेजिटेबल एक्सट्रैक्टिव्स एंड हीटिंग एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक टाइम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुद्ध की हुई लोह आदि धातुओं को वनस्पतियों के स्वरस से मर्दन करके अग्नि संयोग के द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन को बताइए कि शोधन के योग, पहले तो धातुओं का शोधन करना है। ठीक है, जिससे क्या है कि है ना कोई भी द्रव्य मर्दन योग्य बनता है। अब शोधन करने से क्या होगा कि है ना जो दोष है ना, मतलब इसमें क्या है, शोधन अपन करेंगे तो उससे जो धातु होती है, अब वो धातु क्या है, सॉलिड होती है। ठीक है, तो सॉलिड होती है तो उसको अपन जब भी अपन शोधन करते हैं तो उसमें अग्नि संयोग करते हैं। अग्नि संयोग से वो क्या होती है, भंगुर हो जाती है, टूटती है। तो टूटने के कारण क्या है, आसानी से वो चूर्ण रूप में हो सकती है, इसलिए यहाँ पे शोधन प्रक्रिया बताइए। फिर उसका सूक्ष्मीकरण, अब वो भंगुर हो चुकी है तो उसको अपन क्या करते हैं, खलवे में मर्दन करके उसको चूरा बनाते हैं, उसका चूर्ण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या है आगे भावना एवं मर्दन करते हैं, उसमें और गुणों की वृद्धि करने के लिए उसको भावना देते हैं, अलग अलग स्वरस की या द्रवों की। ठीक है, फिर भावना देने के बाद उसकी क्या बनाते हैं, टिकियाएं बनाते हैं, चुक्री का निर्माण या टिकिया निर्माण, छोटी छोटी उसकी गोलियां बना दी या टिकिया बना दी। फिर उस टिकिया को अपन सुखा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, पुट पाक करते हैं। पुट पाक कैसे करते हैं, शराब, एक बड़ा आपने दिए देखे होंगे बड़े वाले, उनको अपन क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। उस शराब में उन चक्रिकाओं को रख देते हैं। ठीक है, उन शराब में उन चक्रिकाओं को रख देते हैं, फिर उसके बाद उसका दूसरी शराब उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने डायग्राम में बता रखा है, पहले ये नीचे वाली शराब है, उसके अंदर ये चक्रिका या टिकियाएं रख रखी है, फिर उसके ऊपर दूसरी शराब उल्टी रख दी। ठीक है, फिर इसकी क्या अपन करते हैं, संधि बंधन। संधि बंधन क्या होता है कि सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, उसके अंदर पानी डाल के और उसको अपन पेस्ट बना देते हैं उसका। फिर उसके अंदर क्या करते हैं, सूती कपड़ा लेते हैं और उसके कटिंग बना के और उस मुल्तानी मिट्टी में डुबो देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसकी कपड़ मिट्टी करते हैं, यानी इस कपड़े को ना अपन वो जो अपने दोनों शराब हैं उनके मध्य ऐसे बांधते हैं राउंड राउंड, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, संधि बंधन। ठीक है, फिर संधि बंधन करने के बाद इस शराब संपुट को क्या करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर अपन
पुटपाक करते हैं। पुटपाक मतलब गोबर के कंडे नीचे रख दिए, उसके ऊपर ये शराब रख दी और उसमें अग्नि देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, पुटपाक बोलते हैं। फिर अब पुटपाक कर दिया, फिर उसको स्वांगशीत होने के लिए, स्वांगशीत मतलब अपने आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर जैसे ही वो ठंडा हो गया तो उसका पुनः सूक्ष्मीकरण करते हैं, मतलब सूक्ष्मीकरण मतलब पुनः उसको वापस चूर्ण फॉर्म में बना देते हैं। तो वो अपनी भस्म तैयार हो जाती है। अब इस भस्म की अलग अलग परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को करके चेक करते हैं कि हाँ भस्म प्रॉपर रूप से तैयार हो गई या इसमें कोई कमी है। अगर कमी है तो यही प्रोसीजर भावना एवं मर्दन से, सी वाला जो पोर्शन है, यहीं से इसको वापस रिपीट करते जाते हैं जब तक कि अपनी भस्म प्रॉपर उत्तम रूप से तैयार नहीं हो जाए। समझ में आया मारण प्रोसीजर? एक बार मैं वापस बताता हूँ, डिस्टर्बेंस बहुत हुआ है इसमें। मारण करने से पहले अपन धातु को मारण योग्य बनाते हैं। मारण योग्य कैसे बनाएंगे? शोधन के द्वारा। शोधन किया, उससे वो क्या हो गई, भंगुर हो गई धातु, ठीक है। फिर उसका सूक्ष्मीकरण किया यानी चूर्ण फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इस चूर्ण में भावना दी और मर्दन किया। भावना किसकी देंगे? किसी भी स्वरस की, क्वाथ की या दुग्ध आदि की। तो भावना दी, फिर उसके बाद मर्दन किया, फिर उसको उसकी क्या है, गोल गोल चक्री का है या फिर टिकियाएं बना ली। अब इन टिकियाओं को सुखा लिया, शुष्कीकरण कर लिया। फिर उसके बाद अपन ने एक शराब ली, उसके अंदर इस टिकिया को, इन टिकियाओं को डाला, ठीक है। ऊपर से उल्टी दूसरी शराब रखी और संधि बंधन कर दिया। संधि बंधन मैं बता ही चुका हूँ, मुल्तानी मिट्टी और कपड़े, मुल्तानी मिट्टी का लेप में कपड़ा भिगो के उस कपड़े को अच्छे से बांध के पैकिंग कर देते हैं दोनों शराबों की, ठीक है। फिर निश्चित मात्रा में, अब पुटपाक जब अपन पढ़ेंगे तो पुटपाक अलग अलग होता है, वरापुट, महापुट, गजपुट। तो वो उसमें अलग, इस पे उसमें क्या होती है, अग्नि की मात्रा निर्धारित होती है कि इतनी अग्नि होगी। तो यहाँ पे क्या है, निर्धारित मात्रा में अग्नि देंगे और फिर उसको स्वांशित होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसका क्या है, अपन जब पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तो उन चक्रिकाओं को वापस शराब से निकाल लेंगे और फिर उसका पुनः सूक्ष्मीकरण करेंगे यानी पुनः पाउडर फॉर्म करेंगे। पाउडर फॉर्म होने के बाद क्या है, अपन उसकी भस्म तैयार होगी अब अपनी। अब उसकी परीक्षा करेंगे, अलग अलग परीक्षाएं होती है, वारितर, निरुत्थ, तो ये सब परीक्षाएं करेंगे। फिर अगर इन परीक्षाओं में वो सफल होती है भस्म, तो वो भस्म तैयार मानेंगे। अगर उन परीक्षाओं में किसी में भी वो फेल हुई तो वापस भावना एवं मर्दन वाले स्टेप से अपन रिपीट करेंगे सारी, ठीक है। कि भावना एवं मर्दन दी, फिर टिकिया निर्माण किया, फिर उसका शुष्कीकरण किया, फिर वापस पुटपाक दिया, फिर उसके बाद पुनः उसका सूक्ष्मीकरण किया, फिर उसकी परीक्षाएं की। तो इस प्रकार से अपन भस्म निर्माण करते हैं। फिर आता है अमृतीकरण। अमृतीकरण क्या है? इट इज डन टू रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ भस्म विच आर लाइकली टू रिमेन इन द भस्म आफ्टर, इवन आफ्टर द मारण प्रोसेस। कि अपन ने क्या है, शोधन कर दिया, फिर मारण प्रोसेस कर दी, उसके बावजूद अगर भस्म में कोई सा भी दोष शेष रह जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए जो भी अपन संस्कार करते हैं, जिन भी ड्रग्स के साथ अपन उसका जो है कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? अमृतीकरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? फिर आता है लोहितीकरण। लोहितीकरण क्या होता है कि जब भस्म निर्माण करते हैं अपन, मतलब मारण करते हैं, फिर उसके बाद अमृतीकरण करते हैं। इसके पश्चात, इन दोनों प्रोसीजर के पश्चात क्या होता है, कई बार भस्म का जो कलर है वो जो है अपन को जो कलर नेचुरल होता है ना वो प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभ्रक भस्म अपन तैयार करते हैं, अभ्रक भस्म का जब अपन मारण करते हैं तो वो रक्त वर्ण की होती है, ठीक है। फिर उसका अमृतीकरण करते हैं तो वो एकदम कृष्ण वर्ण की सी और अजीब सी हो जाती है, ठीक है। कृष्ण वर्ण की हो जाती है। फिर उसमें पुनः उसका रक्त वर्ण प्राप्त कराने के लिए जो अपन संस्कार करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लोहितीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो भस्म निर्माण एवं अमृतीकरण के पश्चात अक्सर भस्म उत्तम वर्ण या रक्त वर्ण को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसे फिर से एक क्रिया के द्वारा संस्कारित कर उत्तम लोहित या रक्त वर्ण में परिवर्तित करना ही लोहितीकरण कहलाता है। जैसे कि लोह भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म का लोहितीकरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको लोहितीकरण भी समझ आ गया। फिर आता है एक टर्म मृतलोह। मृतलोह क्या होता है कि धातु की भस्म को अंगुष्ठ व तर्जनी अंगुलियों के मध्य रगड़ने पर यदि वह धातु भस्म अंगुली की सूक्ष्म रेखाओं में घुस जाए और पोंछने पर भी उसका सूक्ष्मांश रेखाओं में रह जाए तो उसे मृतलोह कहते हैं। अब फिंगर्स आप अपनी देखिए तो उसमें क्या होता है, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी स्मॉल रेखाएं आपको दिख रही होंगी। तो जब आप तर्जनी अंगुली और अंगूठे के मध्य किसी भस्म को लेते हैं और एक बार दबाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आप अपना हाथ साफ कर लो, तो भी उन रेखाओं में अगर भस्म रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मृतलोह बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आ गया मृतलोह की बात। फिर आता है सत्वपातन। सत्वपातन, ठीक है, तो सत्व मतलब धातु सार, किसी भी धातु का या फिर उसका किसी भी द्रव्य का श्रेष्ठ भाग जो होता है, किसी काष्ठ औषधि का श्रेष्ठ भाग जो होता है उसको सत्व बोलते हैं। तो धातु सार, सत्वपातन, धातु सार प्राप्त करने की विधि को सत्वपातन कहते हैं। तो किसी धातु या खनिज से सार भाग निकलता है, उसे क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग, दुरावक गण की औषधियों के साथ मर्दन करके, ठीक है, मर्दन किया, फिर गोलक बनाकर सुखाकर मूषा में रखकर सत्वपातन कोष्ठी में तीव्र दमन करने से मूल पदार्थ का जो सार प्राप्त होता है उसे सत्वपातन कहते हैं। इसमें क्या है, मतलब स्टेप्स बता रहे कि सबसे पहले क्या किया अपन ने कि क्षार अम्ल द्रावक गण की औषधियों के साथ उसका मर्दन, भावना दी, उसकी मर्दन किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उनकी अलग अलग गोली बनाई, वही चक्री का निर्माण तक का सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद इसको क्या है, मूषा या क्रूसिबल में रखा, ठीक है, और फिर उसको मफल फर्नेस या फिर कोष्ठी जो होती है सत्वपातन कोष्ठी, उसमें हाई टेम्परेचर पे गर्म किया। अब यहाँ पर मारण और सत्वपातन में ये अंतर है, मारण में अपन ने पुट पाक दिए थे कंडों के ऊपर जला के, और फिर अपन ने भस्म तैयार की थी। सत्वपातन में और ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, 1000 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 800 डिग्री टेम्परेचर। तो उसको टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक कोष्ठियाँ होती हैं, या फिर अपन मफल फर्नेस जिसे बोलते हैं, जिसमें हजारों डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। तो उस कोष्ठी में क्या है, रखते हैं। अब मूषा, यहाँ पे एक वर्ड आया, मूषा क्या होती है, एक पात्र होता है, ठीक है, जिसमें अपने कई आता है गोस्तनाकार मूषा और अलग अलग तरह की मूषाएं आती हैं। तो उस मूषा में रखते हैं। अब मूषा क्या होती है, एकदम हाई टेम्परेचर, जो हजारों डिग्री टेम्परेचर उसको सहन करने की उसमें क्षमता होती है। पुराने जमाने में मूषा किसकी बनती थी, मिट्टी आदि की बनती थी, मिट्टी लोह वगैरह इनकी। और आज के टाइम में अलग अलग जैसे चीनी मिट्टी वगैरह इनकी मूषा भी बनती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे अगला, द्रुतीकरण एवं द्रुति लक्षण। द्रुति मतलब लिक्विफाई करना। तो तुष धान्य आदि के संयोग तथा तीव्र दमन के योग से लोहादि धातु या अन्य खनिज द्रव्य द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में ही रह जाएं, तब इस द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की द्रुति कहते हैं, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया कि पहले के आचार्य कितने स्मार्ट थे, कितने मतलब एडवांस थे कि वो उस लोहा आदि धातुओं को लिक्विफाई करते थे, और इस तरह से लिक्विफाई करते थे कि वो वापस सॉलिड नहीं होती थी, ठीक है। उसी बारे में यहाँ पे बता रखा है कि तुष धान्य आदि के संयोग से और तीव्र दमन करने के बाद जब लोहादि धातुएं द्रवीभूत हो जाती थी और फिर कंटिन्यू द्रव अवस्था में बनी रहती थी, तो इसको क्या बोलते हैं, द्रुति बोलते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, 5 लक्षण है। पहला, निलेपत्व, यानी पात्र में न लगना, कि जिस पात्र में इस लिक्विड को डालते हैं उस पात्र में ये चिपकता नहीं है, ठीक है। फिर द्रुतत्व, द्रव रूप में रहना, मतलब लिक्विड फॉर्म में बने रहना इसका। फिर तेजस्व, तेजस्व मतलब इसमें स्पेसिफिक चमक होती है, चमकदार होती है, धातुओं का है तो चमकदार होगी, धातुओं का गुण है चमक, ठीक है। लघुता, कि जो मूल पदार्थ होता है उससे हल्का होना। अब अग्नि संयोग किया है तो अग्नि क्या होती है, गुरु लघुता लाती है, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, लघुता मतलब मूल पदार्थ से हल्का होना। असंयोगश्च सूतेन, पारद से अलग रहना, यानी ये क्या है, पारद के कांटेक्ट में नहीं रहता है, पारद से अलग रहता है, पारद के साथ मिक्स नहीं होता। जैसे अपन ने जारना में पढ़ा था कि जो भी अपन धातु वगैरह डालते हैं पारद में, वो पारद उसको खा जाता है, लेकिन वहीं द्रुति होती है अगर किसी धातु की, उस द्रुति को पारद ग्रहण नहीं करता, यानी उस वो पारद से अलग रहती है, ठीक है। तो ये द्रुति और द्रुतिकरण के लक्षण हो गए। फिर उसके बाद ये कुछ परीक्षाएं हैं भस्मों की, और भी परीक्षाएं होती हैं निश्चंद्र वगैरह, लेकिन ये कुछ मेन परिभाषाएं हैं जिसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। तो अपुनर्भव, आपको नाम से पता लग रहा है, पुनर्भव, पुनः उत्पत्ति नहीं होना। किस चीज की उत्पत्ति नहीं होना, मित्र पंचक गण के साथ भस्म तैयार भस्म को गर्म करने पर यदि भस्म उपत्ति धातुओं की प्रकृति पुनः उत्पन्न न हो, तो वह जो भस्म है अपुनर्भव भस्म कहलाती है। यानी आपने क्या किया कि धातुओं के भस्म तैयार की, अब आप चेक करते हो कि इसमें मेटल का कोई प्रॉपर्टीज या टॉक्सिसिटी शेष तो नहीं रह गई है, तो उसके लिए अपन ये प्रक्रिया करते हैं कि मित्र पंचक गण के साथ उसको लेके और तीव्र दमन वगैरह करते हैं, ठीक है। तीव्र दमन करने के बाद अगर मेटल अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे आपने स्वर्ण भस्म बनाई तो स्वर्ण अपनी प्रॉपर्टीज शो करने लग जाए, ठीक है, आफ्टर ये अपुनर्भव प्रोसीजर, तो आप समझिए कि भस्म उत्तम नहीं है। और अगर ये अपनी क्वालिटीज नहीं दिखा रहा है तो
आप समझिएगा कि ये अपुनर्भव भस्म है, ये उत्तम भस्म है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि जो अपने टॉक्सिक मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे गुरुता हो गई, ठीक है, और मतलब डाइजेस्ट नहीं होना, बॉडी के योग्य ही तो बना रहे अपन। तो अगर है ना अपने प्रॉपर्टीज छोड़ता नहीं है स्वर्ण आदि धातुएं, तो उसको पुनर्भव बोलते हैं। और अगर अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ दी, जो गुरुता आदि जो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज है उनको छोड़ दिया, तो वो अपुनर्भव कहलाती है। फिर निरुक्त, निरुक्त में क्या है, तैयार भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ दमन करने पर भस्म को चांदी द्वारा नहीं सोखा जाता, तो वह भस्म शुद्ध या उत्तम होगी। अब इसमें क्या करते हैं, एक चांदी का टुकड़ा लेते हैं, फिर स्वर्ण आदि या जो भी भस्म है उस भस्म को उसमें डालते हैं और तीव्र दमन करते हैं। थोड़ी देर दमन करने के बाद उसको निकालते हैं। चांदी के जो टुकड़ा है उसके उसके ऊपर लगी भस्म हटाते हैं और फिर उसका वेट चेक करते हैं। अगर दोनों में वेट सेम रहा है तो मतलब निरुक्त है भस्म। ठीक है, फिर इसके बाद अगली परीक्षा है रेखा पूर्णता। रेखा पूर्णता अपन ने जो मृत लोह पढ़ी थी बिल्कुल वैसी है। तो किसी धातु भस्म को अंगुली या अंगुष्ठ से उठाकर रगड़ा जाए और वह भस्म अंगुली की रेखाओं में भर जाए तो इसे रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। ठीक है, फिर आती है वारितर। तो अंगुली और अंगूठे के बीच दबाया और उसको पानी के, जैसे एक कप लिया उसमें पानी भर दिया आपने, उस पानी के ऊपर छिड़कते हैं ना अगर अपन उस भस्म को, तो उस पानी पे तैरती है। तो ये वारितर परीक्षा हो गई। ठीक है, धातुओं व भस्म को अंगुली व अंगुष्ठ से दबाकर जल में डालने पर वह जल में तैरती है, तो उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो अपना परिभाषा प्रकरण है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। ठीक है, अभी एक बार अपन वापस ज्वाइन होंगे, फिर द्रव्य वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्य वर्ग पढ़ के फिर अपन आज की क्लास एंड करेंगे। तो मेरे को आई होप आपको ये समझ में आई है सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं। ठीक है, एक बार अपन ब्रीफ वापस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन वापस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आवाप, आवाप में क्या किया अपन ने, धातुओं को पिघलाया, फिर उसमें कोई अन्य द्रव्य का प्रक्षेप डाला। निर्वाप, निर्वाप मतलब बुझाना, कि पहले किसी धातु स्वर्ण आदि धातु को गर्म किया, रक्त तप्त किया, फिर उसको किसी दूसरे द्रव्य में स्वरस आदि में बुझाया, लिक्विड में बुझाना, वो निर्वाप कहला गया। डालन, डालन मतलब सोना आदि स्वर्ण आदि धातुओं को पिघलाकर किसी अन्य द्रव में ढालना या किसी अन्य द्रव में डालना, वो ढालन कहलाता है। भावना, भावना मतलब किसी भी चूर्ण में स्वरस आदि को पूरी तरह पूरित करके या भरकर और उसका मर्दन करना भावना कहलाती है। जारना, पारद के अंदर कोई सा भी धातु आदि डाल दो, उसको जो है पारद खा जाए या उसको पारद ग्रहण कर ले, ठीक है, उसको जारना कहते हैं। फिर उसके बाद मूर्छना, मूर्छना मतलब पारद में निश्चित व्याधिनाशक क्षमत्व को उत्पन्न करना, या फिर अपन कह सकते हैं पारद अपनी गुरुता और चंचलता को त्याग कर कज्जली जैसा काला हो जाए, उसको मूर्छना कहते हैं। शोधन, शोधन प्योरिफिकेशन होता है, जिसमें जो है अपने धातु आदि है वो अपने मलों को दूर करती है। कैसे करती है, मर्दन आदि क्रियाओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रखना। शोधन दो प्रकार का, सामान्य और विशेष। सामान्य किसी द्रव्य वर्ग के लिए होता है और विशेष सामान्य किसी वर्ग विशेष के लिए होता है, और विशेष द्रव्य विशेष के लिए होता है। जैसे कि एक धातुओं का सामान्य शोधन होता है जिसमें सभी धातुओं पे वो एप्लीकेबल होता है, और एक विशेष शोधन होता है जो स्पेसिफिक स्वर्ण पर होता है या फिर रजत पर होता है, जो मतलब एक द्रव्य विशेष पर होता है, वो विशेष शोधन। बाह्य और आभ्यंतर शोधन जो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को दूर करे, बाह्य और आभ्यंतर जो इंटरनल इम्प्योरिटीज को दूर करे। मारण क्या हो गया, शोधन किया, उसके बाद उसका मर्दन वगैरह करके और टिकियाएं बना ली। टिकियाओं का क्या किया अपन ने, पुटपाक किया। पुटपाक के बाद जो है अपन ने उसको वापस चूर्ण चूर्ण किया और फिर वो भस्म अपनी तैयार होगी। फिर भस्म की परीक्षाएं की, अगर कोई कमी रही तो यही प्रोसीजर वापस दोहराया। ठीक है, तो ये मारण प्रक्रिया होगी। अमृतीकरण, मारण करने के बाद, शोधन मारण करने के बाद भी कोई दोष अगर रह जाता है तो उसको दूर करने के लिए जो अपन संस्कार करते हैं उसको अमृतीकरण कहते हैं। लोहितीकरण की मारण और अमृतीकरण करने के बाद भस्म अपने कलर को छोड़ देती है, तो उस कलर को पुनः प्राप्त करने के लिए, रक्तवर्ण को पुनः प्राप्त करने के लिए जो अपन प्रक्रियाएं करते हैं उसको लोहितीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद सत्वपातन, सत्व मतलब श्रेष्ठ भाग, किसी भी धातु आदि का जो श्रेष्ठ भाग अपन निकालने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं, किसके साथ, क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग, द्रावक गण के साथ, तो उसको सत्वपातन कहते हैं। द्रुति, द्रुति मतलब लिक्विफाई करना, किसी भी धातु आदि को इस तरह लिक्विफाई करना कि वो लिक्विड फॉर्म में ही बनी रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रुतीकरण कहते हैं। इसके 5 लक्षण हैं, निलेपत्व, द्रवत्व, निलेपत्व, द्रुतत्व,
तेजस्वी लघुता और असंयोगश्च सूतेन, कि वो पारद से अलग रहता है, मूल पदार्थ से हल्का होता है, चमकीला होता है, द्रव रूप में रहता है और पात्र में नहीं लगता है। इसके अलावा कुछ परीक्षाएं हैं भस्मों की, अपुनर्भव, निरुत्थ, रेखापूर्ण और वार्यतर, ये आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड करता हूँ, वापस ज्वाइन करेंगे, द्रव्य वर्ग पढ़ेंगे और आज की क्लास डेमो क्लास सेकंड एंड करेंगे। ठीक।